तो आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट सोशल वर्क की। जैसा कि आप सबको पता है कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो एमपी सेट सोशल वर्क में भी फॉलो किया जा रहा है। तो एमपी सेट सोशल वर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है और यूजीसी नेट सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो यूनिट नंबर 1 के बारे में मैंने आप लोगों से पूरी डिटेल में चर्चा कर चुका था और उसका रिवीजन भी करवा दिया हूँ। जो जो मेन चीज़ें थी उसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यूनिट नंबर 2 में बात करें तो एक है सामाजिक संरचना। आप देख रहे हैं सामाजिक संरचना, और सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्था, सामाजिक समूह, सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन, इन सभी टॉपिकों से आप लोगों से एक या दो प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा आप सभी लोग। देखिए, सामाजिक संरचना शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वह विद्वान था हर्बर्ट स्पेंसर। ध्यान रखेंगे, उस विद्वान का नाम था हर्बर्ट स्पेंसर, ध्यान रखेंगे ये। और हर्बर्ट स्पेंसर की एक किताब थी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी करके, उसी किताब में ये सामाजिक संरचना शब्द दिया गया था 1885 में। ठीक है, याद रखेंगे 1885 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक नाम। और इसके संबंध में जो दो बातें बताया हूँ इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। सामाजिक संरचना बेसिकली लंबे समय के सामाजिक संरचना की परिभाषा देने के अनेक प्रयत्न तो किए गए हैं, लेकिन सही तरीके से अगर कोई विद्वान ने इसको परिभाषित किया है तो वो है टालकाट पार्सन्स। टालकाट पार्सन्स, अब याद तो होगा नहीं बेसिकली उनकी परिभाषा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझिए केवल बस। सामाजिक संरचना जो होता है वो अंतः संबंधित, सामाजिक संरचना जो होता है अंतः संबंधित समस्या, एजेंसी और सामाजिक प्रतिमान, साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य के द्वारा जो स्थितियां और भूमिका होती है, जो स्टेटस और जो रोल होता है, उसमें एक विशेष महत्व होता है, वही सामाजिक संरचना कहलाती है। हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक संरचना पे प्रथम विचारक हैं जिन्होंने इस पे प्रकाश डाला था। बाद में बहुत सारे विद्वान आए, दुर्खिम वगैरह भी आए, टालकाट पार्सन से भी आए। दुर्खिम असफल रहे हैं, बात ध्यान रखेंगे, दुर्खिम असफल रहे हैं इसमें सामाजिक संरचना में। ठीक है, अब टालकाट पार्सन्स का मैंने नाम लिया है तो टालकाट पार्सन्स के अकॉर्डिंग देखिए, ये अब बेसिकली परिभाषाएं हैं। आप देख सकते हैं मैंने अभी बोला था कि परस्पर अंतःक्रिया, मतलब आप कह सकते हो अंतःक्रिया संबंधित, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए जो पद होते हैं, जो कार्य होता है, वो उसका विशिष्ट क्रमबद्धता को ही हम लोग सामाजिक संरचना कहते हैं। ये टालकाट पार्सन्स की परिभाषा है। ये परिभाषा हमसे पेपर में आ भी सकती है। तो पद और कार्य ध्यान रखिएगा, जब पद और कार्य का विशिष्टता की बात करेगी तो तुरंत कीवर्ड्स बना दीजिएगा आप सभी लोग और आपको आंसर मिल जाएगा। टालकाट पार्सन्स। अब जी सर, सॉरी तुम थोड़ा सा क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, गुड आफ्टरनून सर। बताएं गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर। अरे चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को धन्यवाद। ठीक है, बर्थडे सर। चलिए, थैंक यू आप सभी लोगों को धन्यवाद। सामाजिक संरचना में मैंने एक चीज़ बताया ना कि सामाजिक संरचना का जो एलिमेंट होता है, जो तत्व होता है, आप देख सकते हैं ये बेसिकली एक सामाजिक परिस्थिति है। यहाँ पर जो है परिस्थिति को दो प्रकार में बांटा गया है, एक प्रदत्त है और एक अर्जित है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो परिस्थिति से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता भी होगा, मैंने आप लोगों से करवाया भी था। याद है किसी बच्चे को? जरा मुझे बताएं। सामाजिक परिस्थिति के अंतर्गत आप लोगों को अगर बात आता है तो प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, है ना? सर, प्रदत्त जो जन्मजात होती है, हमें पहले से मिली होती है, और अर्जित जो हम एक्वायर करते हैं, जो हम लेते हैं, अर्जित बिल्कुल सही जवाब। इसके अंतर को ध्यान रखिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है, तो मैं इसलिए यहाँ पे रुक के आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा क्योंकि ये पेपर में आता है। तो प्रदत्त परिस्थिति में ध्यान रखिएगा कि वह परिस्थिति जो व्यक्ति को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाती है उसे प्रदत्त कहते हैं, बस। इसके एग्जाम्पल अगर कभी कभी आ जाते हैं तो लिंग भेद आप नोट कर लीजिएगा, लिंग भेद ध्यान रखेंगे, आयु भेद, उसके बाद नातेदारी, उसके बाद जन्म, उसके बाद शारीरिक विशेषताएं और योग्यताएं भी आप कह सकते हैं, जाति और प्रजाति, ये बेसिकली प्रदत्त स्थिति के परिस्थिति के एग्जाम्पल माने जाते हैं और ये पेपर में आ चुका है। उसके बाद आता है आपका अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति क्या होती है? अर्जित परिस्थिति के लिए व्यक्ति को अनिवार्यतः परिस्थिति के अनुरूप
ठीक है, कम या अधिक भूमिका का निष्पादन करना पड़ता है। और ये शब्द आप समझ रहे हैं कि अर्जित का मतलब हो रहा है एक्वायर। तो एक ऐसी परिस्थिति प्राप्त करने के लिए जो कुछ विशेष प्रयास करने पड़ते हैं, और विशेष प्रयास आप संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता और उपलब्धि कर सकते हैं, इसलिए आपका वो अर्जित परिस्थिति होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सामाजिक संरचना के तत्व में आते हैं। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने 1885 में सबसे पहले विद्वान है। दुर्खिम यहाँ पे गलत साबित हो गए, मतलब असफल रहे। टालकाट पर्सन्स जो है सक्सेस रहे, ये बात। फिर उनकी परिभाषा के साथ सामाजिक संरचना के तत्व ये हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। अब ध्यान से सुनिए, टालकाट पार्सन्स के अकॉर्डिंग बेसिकली यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है। इसके 4 प्रारूप दिए गए हैं। मैं आपको सीधा प्रारूप पर लेके चल रहा हूँ। जो मेन चीज़ें हैं मैं उसी पर बात करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग आसानी से एग्ज़ाम में चीज़ें को टैकल कर सकें और प्रश्नों को पकड़ लें कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, है ना। टालकाट पार्सन्स ने सामाजिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक संरचना के बेसिकली 4 प्रारूप बताए थे। नंबर 1 प्रारूप अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य होता है, जो आपका पहले पे दिया गया है। नंबर 2 पे जो होता है वो प्रदत्त सामाजिक मूल्य होता है। नंबर 3 पे जो होता है वो विशिष्ट सामाजिक मूल्य होता है। नंबर 4 पे जो होता है वो अर्जित सामाजिक मूल्य होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 4 टाइप के इसके हैं, और ये भी पेपर में आ चुका है, ये भी पेपर में आ चुका है 4। इनके बारे में एक एक लाइन में आप सुन लीजिए। सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य वे होते हैं जो सभी पूरे समाज में पाए जाते हों, समाज के सभी सदस्यों पर लागू हो रहा हो तो सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य हो जाएगा। और जो विशिष्ट सामाजिक मूल्य होता है वे मूल्य होते हैं किसी विशेष या किसी समाज के विशेष तक ही सीमित रहेगा। मतलब कोई पर्टिकुलर आपने लक्ष्य बना लिया, टारगेट बना लिया है, उन्हीं लोगों पर ही हो सकता है। अब आप चाहे समूह बना सकते हैं, समुदाय बना सकते हो, वो विशिष्ट सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आ जाएगा। और एक होता है अर्जित। तो इन मूल्यों को संबंध व्यक्ति के प्रयत्नों द्वारा प्राप्त किए गए पदों से होता है। तो जो अर्जित, जो समाज में जो समुदाय है, जो समूह है, जो चीज़ें अर्जित की है, उसके मूल्यों के, उसके संबंध के व्यक्ति के प्रयत्नों का हम जब बारे में जानते हैं, तब हमारे सामने आता है अर्जित सामाजिक मूल्य। ये आपको ध्यान रखना होगा। तीसरा होता है प्रदत्त, और ये मूल्य जिनका संबंध जन्म से और परंपरा पर आधारित होता है। जैसा कभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने प्रदत्त और अर्जित सामाजिक मूल्यों के बारे में बताया था, वही पैटर्न यहाँ पे लागू हो जाता है। बस ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। बस इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। दी ग्रुप माइंड करके एक किताब आई थी मैकडूगल की। एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे एडिशनल आपको जोड़ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सन 1920 में दी ग्रुप माइंड एक किताब आई थी, और ये किताब थी मैकडूगल की थी, जिसमें समाज को परिभाषा किया गया, समाज को परिभाषित किया गया है। इस किताब में समाज को परिभाषित किया गया है। बस ये बात आप लोगों को यहाँ पर भी ध्यान रखनी होगी, ठीक है। क्लियर रहेगा? बताइए जी सर। चलो बहुत बढ़िया है। इन सभी चीज़ों को आप लोगों को जो है ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस लेते हैं। टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने 4 प्रारूपों के रूप में अभी जो ऊपर व्याख्या किया वही है। अब सामाजिक संरचना के स्तर आए। सामाजिक संरचना के स्तर 2 हैं, जो हैरी एम जॉनसन ने दिया था। तो एक प्रकारात्मक उप प्रणाली थी और एक संरचनात्मक उप प्रणाली थी, ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में भी। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ, समाज की प्रकारात्मक उप प्रणाली जो है वो अमूर्त होती है, जबकि संरचनात्मक उप प्रणाली जो होती है वो मूर्त होती है। मतलब ये प्रकारात्मक प्रणालियाँ ना दिखती नहीं है, और जो संरचना प्रणाली होती है उप प्रणाली, ये दिखाई देता है, इसलिए इसको मूर्त कहा जाता है, और जो नहीं दिखाई देता है उसको अमूर्त कहा जाता है, ठीक है। ये आपको 2 पॉइंट और आपको यहाँ पे मिल गए, ठीक है। चलिए सामाजिक संरचना के बाद आपका यहाँ पे ये टॉपिक क्लियर हो गया जी। कोई डाउट तो यहाँ तक नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है। बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही आपको पढ़ते चलना है। सामाजिक संरचना देखो इतने जल्दी से हम लोगों ने फिनिश कर लिया, और हमको ये ऐसे ही पढ़ना ही चाहिए इस समय, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सामाजिक संस्था के बारे में।
सामाजिक संस्था की परिभाषा से एक बार प्रश्न पूछ लिया था कि बताइए परिभाषा क्या होती है सामाजिक संस्था की। तो सामाजिक संस्था की परिभाषा मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। संस्था एक अनेक जनरीतियाँ है। संस्था जो होती है ना, उसमें अनेक जनरीतियों कह लीजिए या रूढ़ियों का एक ऐसा संगठन माना जाता है, जो अनेक सामाजिक कार्य करते हैं। बस ये परिभाषा आपकी सामाजिक संस्था के अंतर्गत आ जाती है। संस्था जनरीतियों का समूह होता है। बस एक लाइन में याद कर लो, संस्था जनरीति मतलब फोकवेज की परिभाषा अगर पहले किसी ने दिया था तो वो था समनर। हाँ, समनर था। बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। संस्था, अब संस्था जानते हो आप लोग, संस्था में अस्थायित्व पाया जाता है, संस्था में ना नियम पाए जाते हैं, संस्था में सामूहिक प्रयत्न पाए जाते हैं, संस्था में प्रतीक पाए जाते हैं। प्रतीक का मतलब समझते हो, सिंबल पाए जाते हैं। और संस्था में आपको बताऊं तो अमूर्त व्यवस्था है, क्योंकि सामाजिक संस्था में व्यक्तियों का समूह ना होकर कार्यविधियों की व्यवस्था होती है। रीज़न यही है कि इसको अमूर्त कहा गया। बस इतनी बात आपको इस संस्था से ध्यान रखनी है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो संस्था में आप लोगों को इतनी चीज़ें ध्यान रखनी, केवल एक परिभाषा ध्यान रखें और उस परिभाषा से आप जो है आसानी से क्रैक कर सकते हैं या क्वेश्चनों को जो है पकड़ सकते हैं आसानी से। संस्था में किसी व्यक्ति को अगर परिभाषा नहीं समझ में आई, नहीं याद हो रही, तो मुझे बताएं, मैं एक बार फिर से उनको बताता हूं ताकि उनको याद हो जाए। कोई है ऐसे बच्चे जिनको संस्था की परिभाषा याद नहीं हो पा रही है? सर एक बार और बोल दीजिए। बिल्कुल मैम, देखिए संस्था की जो परिभाषा होती है, सिंपल सी बात है, जनरीतियों का समूह होता है। संस्था जनरीतियों का समूह होता है और संस्था में ना अनेक जनरीति पाई जाती हैं, अनेक रूढ़ियाँ पाई जाती हैं और एक ऐसा संगठन है। तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, उन्हीं संगठनों में अनेक सामाजिक कार्य करते हैं। जब ढेर सारा सामाजिक कार्य होता है वही संस्था बन जाती है, उसको संस्था कहते हैं। सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं ना, वो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए होती हैं, है ना। तो ये आप कह सकते हो, ये भी एक प्रकार की परिभाषा है। संस्थाएं स्वाभाविक विकास करती हैं, इसलिए ये भी एक प्रकार की परिभाषा बन जाएगी संस्था की। ठीक है। और एक लाइन में सिंपल शब्दों में और अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, संस्था के अंतर्गत रॉस महोदय ने कहा है कि सामान्य इच्छा से स्थापित संगठित मानव संबंधों का जो समूह है वही संस्था है। ठीक है, वही संस्था है। और जनरीतियों और रूढ़ियों और संगठनों को जो सामाजिक कार्य करता है, वो ग्रीन ने कहा है कि ये संस्था है। और आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो संगठित और जो स्थापित प्रणाली बनाया है आपने, वो संस्था है। और ये बात किस विद्वान ने कहा है? आगबंड और निमकाफ ने कहा है। बस इतनी बात आप ध्यान रखिएगा संस्था में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अब संस्था आपका क्लियर हो गया। अब संस्था के बारे में आप अगर देखें तो देखिए, सबसे पहले अगर किसी ने, अच्छा क्यों समनर का नाम आया? क्योंकि समनर ने एक किताब के बारे में मैंने पहले भी आपको बता रखा है, फोकवेज। याद आ रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, फोकवेज। ये जो फोकवेज किताब है ना, ये समनर की ही है और पहली किताब यही थी और इसी के अंतर्गत जो है समनर ने अपनी भूमिका निभाई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है समनर और हम लोगों से ये पेपर में पूछा भी जा चुका है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, फोकवेज। और ये किताब आई कब? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किताब इस्टेब्लिश कब की गई है, तब आप क्या जवाब देना उचित समझेंगे? बताइए। आपको ध्यान रखना है 1883 का नाम हमें देखने को मिलता है समनर की किताबों में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है समनर की। बस एक किताब ये रही और यही फेमस रही है इनके अंतर्गत, फोकवेज में। ठीक है, अब देखिए, इसने कहा भाई कि संस्थाएं चरम जनरीतियां हैं, इसी का संबोधित किया इन्होंने। जनरीतियां शब्द इन्हीं के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे तो और भी आगे नाम आता है। आपने एक नाम सुना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो है इलेक्स इंकस के अकॉर्डिंग जनरीतियाँ जो है वैकल्पिक रूप की प्रथा है। वैकल्पिक रूप की जो प्रथा है, ये इलेक्स इंकस का नाम आता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैकल्पिक रूप की प्रथा है, हो सकता है आपसे पेपर भी ये पूछ ले।
आपने एक नाम सुना होगा रुथ बेनेडिक्ट के बारे में, और आपने सोशल वर्क 2022 का भी पेपर आप देखेंगे ना, तो इनका नाम आपको मिल जाएगा। मिलता है कि नहीं मिलता, बताइए। मिलता है, मिलता है सर। मिलता है। तो रुथ बेनेडिक्ट एक फीमेल हैं। इनके बारे में मैं आपको बताऊं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो हम लोगों से किताब में पेपर में पूछा जाता है, पैटर्न ऑफ कल्चर, पैटर्न्स ऑफ कल्चर, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। सन 1934 में, 1934 में इनके अकॉर्डिंग कहा गया कि प्रथा व चश्मा है जिसके बिना देखा नहीं जा सकता है। बस ये बात आप ध्यान रखिएगा, प्रथा व चश्मा है जिसके बिना देखा नहीं जा सकता है। बहुत ही फेमस किताबें हैं ये, एक एक जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, यही इंपॉर्टेंट है और यही आप लोगों से पेपर में हो सकता है मिल जाए। तो यहाँ पे संस्था आपकी हो गई क्लियर, ठीक है। संस्था बहुत ईजी था और इसमें आपको मैंने क्लियर करा दिया। आगे बात करते हैं, यहाँ पे और भी पॉइंट मिल सकते हैं। संस्था और समुदाय में अंतर, देखिए व्यक्ति समुदाय का सदस्य होता है तथा व्यक्ति जो है संस्था का सदस्य नहीं होता है, ये भी सही है। व्यक्तियों का समूह होता है लेकिन संस्था में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। समुदाय एक अगर बात करें तो एक निश्चित भूभाग होता है, लेकिन संस्था में कोई निश्चित भूभाग होता ही नहीं। संस्था में है ना, बात समझिएगा आप लोग। समुदाय जो होता है समूह और निश्चित भूभाग होने के कारण इसे देख सकते हैं, परंतु इसे हम देख नहीं सकते। तो ध्यान रखिएगा, जो समुदाय है वो मूर्त प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन संस्था अमूर्त प्रक्रिया होती है, ये बात भी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। सिंपल से, कुछ ज़्यादा इसमें टफ चीज़ें नहीं दी गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सामाजिक समूह के बारे में। सामाजिक समूह भी हम लोगों से पेपर में प्रश्न बना सकता है। सामाजिक समूह बेसिकली इसमें जो होता है, इसमें परस्पर संबंध पाया जाता है सामाजिक समूह में, और इसमें जो है एकता की भावना पाई जाती है सामाजिक समूह में। बात को समझिए आप लोग, सामाजिक समूह में पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं। जो शब्द नहीं आएगा तुरंत आप बोल दीजिएगा। और एकता की भावना पाई जाती है, हम की भावना पाई जाती है, और सामान्य हित पाया जाता है, और समान व्यवहार पाया जाता है, और समूह आदर्श पाए जाते हैं। अब मैं एक एक करके एक लाइन बताना चाहूँगा कैसे पारस्परिक संबंध कैसे, क्योंकि समूह के जो सदस्य होते हैं ना वो परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, इसलिए पारस्परिक संबंध हो जाता है। फिर आता है एकता की भावना कैसे। सामाजिक समूह में क्या होता है कि समूह के जो सदस्य होते हैं ना उनमें बड़ी एकता होती है, सहानुभूति की भावनाओं से वो बंधे होते हैं। यार हमारे ग्रुप का है, चलो उसकी मदद कर देते हैं। तो कम से कम ये जो प्रक्रिया बनती है ना वो एकता की भावना बनती है। अच्छा, हम की भावना की बात करें अगर, हम की भावना तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बोगार्ट्स ने दिया था। समुदाय में बेसिकली सामाजिक समूह में भी पाया जाता है, ये विशेषताएं हैं एक प्रकार की। तो इसमें क्या होता है कि समूह के जो सदस्य होते हैं एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं, है ना, और अपने हितों की सामूहिक रूप से वो रक्षा भी करते हैं, इसलिए कहा जाता है ये हम की भावना पाई जाती है। तो समूह के सदस्य को ये नहीं कहता कि मैं कर लूँगा, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे, ऐसे नहीं, हम कर लेंगे, हम सब नहीं कर पाएंगे, ऐसे शब्दों का रिलेट होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हम की भावना पाई जाती है। एक सामान्य हित होता है। सामान्य हित का मतलब होता है ना कि समूह के हित और आदर्श समान होते हैं, और सामान्य हितों की प्राप्ति हेतु वह इकट्ठे होते हैं, मतलब एक कॉमन गोल लेके चला जाता है, ठीक है। कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होता है, झूठी कोई वो नहीं दिलासा दी जाती है इसमें, ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य बनाए जाते हैं और सामान्य हित की बात होती है। और एक होता है सामान्य व्यवहार। सामान्य व्यवहार का मतलब होता है कि सामान्य हितों की पूर्ति के लिए समूह के जो सदस्य होते हैं समान रूप से व्यवहार करते हैं, ऐसा इक्वल, एज नॉर्मल, एज पॉजिटिव, वांछिक व्यवहार करते हैं, इसलिए कहा गया कि भैया ये सामान्य व्यवहार होता है। और एक समूह आदर्श होता है। भाई जाहिर सी बात है, प्रत्येक समूह के अपने नियम होंगे, कुछ आदर्श होंगे, और जब आप उनका अनुसरण करोगे तो बताइए अच्छे सदस्य कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे। जब अच्छे सदस्य बन जाओगे तो कहा जाता है कि समूह आदर्श भी होता है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल था इसका परिभाषा है सामाजिक समूह में। अब सामाजिक समूह का वर्गीकरण से हम लोगों से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, परिभाषा भी अगर आप देखें बड़ा सरल है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वही क्या बन जाता है, एक समूह का निर्माण हो जाता है, उसी को हम लोग कह देते हैं सामाजिक समूह कह देते हैं। तो बड़ी ईजी परिभाषा है, आप ईजिली आइडेंटिफाई भी कर लेंगे, है ना। आगे बात करेंगे, यहाँ पे जो है हमारे सामने आता है समूह में कुछ समूहों का क्लासिफिकेशन, है ना, कुछ क्लासिफिकेशन आता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक प्राथमिक समूह होता है, एक द्वितीयक समूह होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द है, हम लोगों से पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है। कोई बच्चा शायद ज्वाइन नहीं हो रहा, भाई क्या बात है, ओके।
सभी लोग हो ना, समझ में आ रहा सबको? बता दीजिए एक बार, स्पष्टीकरण कर दीजिए मुझे। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया है, अगर आप सबको समझ में आ रहा है तो आराम से पढ़िए। ये लास्ट टाइम में है, और लास्ट टाइम में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने के लिए एक मैं यूनिट नंबर 2 को कवर करना चाहता हूँ आज के दिन में, अभी की क्लास में ही। ठीक है, तो अच्छे से आप केवल करिए, कॉपी रख लीजिए, कीवर्ड्स को नोट करते चलिए बस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके काम आने वाला है। ये सारे प्रश्न है ना, सोशल वर्क से रिलेटेड है, यूजीसी से संबंधित है, और आपकी जब आगे अगली क्लास जब चलेगी जून वाली आपकी, तो उसमें बड़ी मदद करेगी ये, तब आपको रिकॉल होगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें हमें, तब मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा ना, अच्छे से सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पर। तो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की जब बात होती है तो तुरंत आप लोग बताइएगा C.H. कूले का नाम। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की अवधारणा आता है अगर पेपर में, तो आप सीधा सीधा सा जवाब देंगे C.H. कूले का नाम। ठीक है, क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी ना आप लोगों को? अच्छा, अब देखिए प्राथमिक समूह में मैं आपको सिंपल बात बताना चाहूँगा। प्राथमिक जो समूह होता है ना, उसका आकार जो होता है द्वितीयक समूह की अपेक्षा बड़ा छोटा होता है, यानी प्राथमिक समूह का आकार जो होगा वो छोटा होता है द्वितीयक समूह की अपेक्षा। अच्छा, अंतर यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिंपल शब्दों में, आप चाहो तो यहाँ पे देख भी सकते हैं। देखिए ये आकार छोटा है, ये आकार बड़ा होता है इसका। इसमें जो है रक्त संबंधी सदस्य पाए जाते हैं, और इसमें अगर मैं बात करूँ तो रक्त संबंधी सदस्य नहीं पाए जाते हैं, है ना, सिंपल सी बात है, इजीली आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं। फिर हम की भावना प्रथम में पाया जाता है, लेकिन द्वितीयक में हम की भावना का अभाव होता है। ठीक है, ये चीज़ें होता है। सरल समाज होता है प्रथम, बल्कि ये जटिल समाज होता है आपका द्वितीयक समूह वाला। ठीक है, याद रखेंगे 1909 में इन्होंने प्राथमिक समूह के बारे में बताया था C.H. कूले ने। चार्ल्स हर्टन कूले इनका पूरा नाम है, इन शॉर्ट में C.H. कूले कहते हैं हम लोग इन्हें, है ना, इन शॉर्ट में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए आपके सामने आता है, ये हो गया आपका क्लियर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक शब्द है, ध्यान रखिएगा, सीमेन विद्वान है। ठीक है, इन्होंने भी, अगर हम बात करें इनके बारे में, तो इन्होंने भी सामाजिक समूहों की जो है कुछ टाइप बताए थे, कुछ क्लासिफिकेशन बताए थे। तो इनमें से अगर हम बात करें तो देखिए, एक एकक इन्होंने बताया, एकक व्यक्ति समूह पर आधारित था, और दूसरा जो उन्होंने द्वैत बताया, और एक त्रैत्य बताया। ठीक है, दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, एकक, द्वैत, त्रैत्य। ठीक है, द्वैत का मतलब हो जाएगा कि दो लोगों की प्रक्रिया, त्रैत्य की लोगों हो जाएगी कि अन्य छोटे छोटे समूहों का एक विशाल स्तर बन जाता है जब, तो यानी वहाँ पे 2 से अधिक लोगों को रिप्रेजेंट करता है त्रैत्य। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, एकक, द्वैत और त्रैत्य। ये समूह में जर्मन के समाजशास्त्री विद्वान थे, उनका नाम था सीमेल। ये था, अभी तक पेपर में ये नहीं पूछे गए हैं, बट आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना, हो सकता है पूछा जाए आप लोगों से इसके नाम। एक नाम आता है सैंडरसन का। सैंडरसन का बारे में बात करें तो ये भी 3 टाइप के बताता है, कहीं कहीं हमें 3 टाइप मिलता है, तो कहीं कहीं हमें 2 टाइप मिलता है। ठीक है, तो ड्राइट सैंडरसन, आप 2 टाइप ही ध्यान रखें। नंबर 1 आपका ध्यान रखना है अनैच्छिक, दूसरा आपको ध्यान रखना है ऐच्छिक, बस। ठीक है, ये 2 शब्द आपको ध्यान रखना है, ऐच्छिक और अनैच्छिक ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 श्रेणियों में विभाजित हो रखा है, एक अनैच्छिक और एक ऐच्छिक, तीसरा इन्होंने प्रतिनिधिक कर दिया है, प्रतिनिधिक कर रखा। बेसिकली सोशल वर्क में जो है यही 2 आए हुए हैं, बाकी आप प्रतिनिधिक के बारे में भी ध्यान रखेंगे। आपके पास अगर हरियंट की बुक होगी तो उसमें भी आपको 2 ही मिलता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे अगर बाय द वे आ जाए तो आप प्रतिनिधिक को भी लगा दीजिएगा, एंड जो है सैंडरसन का नाम। ठीक है, उसके बाद आता है एफ्टोनिस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ चुका है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो समुदाय और समिति के बारे में बताए हैं, किसके बारे में बताया गया है, समुदाय और समिति के बारे में बताया। हाँ, तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। समुदाय और समिति के समूह को टोनीज के द्वारा बताया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। और इन्हीं में आपको बता दूं, गेसल सॉफ्ट और गेमिन सॉफ्ट की एक अवधारणा बनती है ना, गेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट की अवधारणा बनती है। तो क्या बताना चाहेंगे इसमें से कौन सा गेमिन सॉफ्ट है और कौन सा गेसल सॉफ्ट है? बताना चाहेंगे आप लोगों में से कोई बच्चा? गेमिन सॉफ्ट की बात करें, सर कम्युनिटी होता है जेमिन सॉफ्ट, और जो एसोसिएशन है ये गेसल सॉफ्ट है। अच्छा, गेसल सॉफ्ट, बिल्कुल। यहाँ जब हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये पेपर में भी हम लोगों से प्रश्न पूछा जा चुका है ना। तो गेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट की अवधारणा एफ्टोनिज के द्वारा आई है, और इसका मतलब केवल इतना होता है कि समुदाय और समिति
समुदाय और समिति होता है। समुदाय का मतलब क्या होता है, जहाँ एक निश्चित भूभाग होता है, समिति में कोई निश्चित भूभाग नहीं होता है। समिति की स्थापना जब होती है, समिति की जब स्थापना होती है तो वो विचार पूर्वक की जाती है, लेकिन समुदाय तो जन्म से ही वो बेसिकली स्वतः ही बन जाता है समुदाय, है कि नहीं। और समिति में उद्देश्य होने के कारण समिति एक छोटी इकाई मानी जाती है, और समुदाय जो है ना सामान्य जीवन से संबंधित होने के कारण वो एक बड़ी इकाई मानी जा सकती है। समिति के जो उद्देश्य होता है वो पहले से निश्चित होते हैं, लेकिन समुदाय के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो पूर्ति के लिए होता है, किसी चीज़ की पूर्ति करने के लिए होती है। समुदाय की सदस्यता अनिवार्य नहीं है, समिति की सदस्यता अनिवार्य नहीं है, लेकिन समुदाय की सदस्यता अनिवार्य मानी जाती है ना। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये ध्यान रखना है। बहुत ही फेमस पर्सन है एफ्टोनिच, हम लोगों से पेपर में जो है इनसे प्रश्न पूछे गए हैं और आते भी हैं एफ्टोनिच को लेकर, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, आते रहते हैं इसके क्वेश्चंस। क्लियर रहेगा, एक बार बताइए, स्पष्ट करिए आप लोग। जी सर। भूलिएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, हम लोगों से इसके जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, एफ्टोनिच के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे सामने आता है एक नाम और, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट, है ना। तो आप देख सकते हैं ये किताब आई थी कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, ठीक है। तो गेमिन सॉफ्ट को क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। गेमिन सॉफ्ट है क्या बोलते हैं इसको, समुदाय बोलते हैं। और जो देखिए गेसल सॉफ्ट जो है उसको क्या बोलते हैं, समाज भी बोल सकते हो, संघ भी बोल सकते हो ना। ये चीज़ें आपको ध्यान रहेगा, बता दीजिए एक बार। जी सर। हाँ बस इसको आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, है ना, बड़ी सिंपल शब्दों में सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करें टोनिच के बाद, गिडिंस महोदय का भी नाम हमें देखने को मिलता है। इन्होंने जेनेटिक और इकट्ठे के बारे में बात किया है। इनका एक होता है जेनेटिक का मतलब जननिक होता है, और एक होता है इकट्ठा, तो दो समूहों में ये बात किए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और फिर उसके बाद जॉर्ज हसन का नाम आता है। जॉर्ज हसन बेसिकली कई भागों में डिवाइड किया है इन्होंने, तो मैं आपको बता देता हूँ, नोट करवा देता हूँ। एक आता है अध्य सामाजिक आपका, और एक होता है आभासी सामाजिक, एक होता है समाज विरोधी। समाज विरोधी को ही सामाजिक पक्ष भी बोला जाता है ना, विरोधी या समाज पक्ष भी कह सकते हैं। 3 भागों में इसने डिवाइड किया था जॉर्ज हसन महोदय ने, ठीक है, जॉर्ज हसन महोदय ने। तो यहाँ पे देख सकते हैं समाज पक्षी लिखा हुआ है, समाज विरोधी भी लिखा हुआ है, आभासी समाज भी लिखा हुआ है। तीनों चीज़ें आपके सामने यहाँ पर मेंशन की गई हैं, आप देख सकते हैं। मिलर की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिलर विद्वान। मिलर ने एक क्षैतिज बोला है, एक ऊर्ध्वाधार बोला है। क्षैतिज को मिलर ने हॉरिजॉन्टल कहता है, और उदग्र या ऊर्ध्वाधार को वर्टिकल कहता है मिलर महोदय। तो ये 2 भागों में इसी का नाम आता है, मिलर का नाम आता है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में, है ना। फिर उसके बाद आता है चार्ल्स एलवुड के बारे में। तो ऐच्छिक अनैच्छिक 1 हो गया, संस्थागत असंस्थागत 2 हो गया, अस्थाई और अस्थाई आपका 3 हो गया। ये 3 भागों में जो है समूह के बारे में क्लासिफिकेशन करते हैं। पार्क्स की बात कर लेते हैं। देखो लियोपोल्ड का भी नाम आता है, भीड़, समूह और एक अमूर्त संग्रह, लियोपोल्ड का नाम आता है। पार्क्स बर्गेस का नाम आता है, प्रादेशिक गैर प्रादेशिक। और गिलिन का नाम आता है खून का रिश्ता और शारीरिक विशेषताएं, भौतिक समीपता और सांस्कृतिक रूप। ये 4 इनके होते हैं बस, ठीक है। समनर है एक, समनर अंतः समूह और बाह्य समूह के बारे में बात करता है, अंतः समूह और बाह्य समूह के बारे में बात करता है, बस इतनी तो बहुत। और इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कूले, एफ्टोनिच, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मिलर, समनर, ये 4 विद्वान का नाम लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन चारों को अगर पता है तो समझो आप आसानी से सवाल कर लेंगे ऐसे प्रश्नों से। बता दीजिए एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक? नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया। तो अब आप लोगों ने सामाजिक संरचना के साथ साथ संस्था को देख लिया, उसके बाद सामाजिक समूह को भी देख लिया, यानी 3 टॉपिक को आप बड़ी तीव्र गति से कवर किए हैं, और केवल मेन पॉइंट को फोकस किए हैं आप लोग, जो आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट संदर्भ समूह। संदर्भ समूह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहला जो विद्वान था हर्बर्ट हाइमन था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेफरेंस ग्रुप से प्रश्न आए हुए हैं मेडिकल सोशल वर्क में। अचीव ऑफ साइकोलॉजी की किताब है, बेहद इंपॉर्टेंट है, हम लोगों से पूछा जा सकता है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अचीव ऑफ साइकोलॉजी, हर्बर्ट हाइमन, ठीक है। और हमसे ये पेपर में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सन 1942 में ये किताब आई थी, सन 1942 में ये किताब लाई गई थी, ठीक है। एक नाम तो ये नोट कर लीजिएगा।
अच्छा, आर के मर्टन की बात करें तो इनकी भी एक किताब है, काफ़ी फेमस रही है ये किताब। इससे भी हम लोगों से पेपर में आ जाता है कि ये किताब है किसकी। तो जब नाम पता रहेगा तभी पता चल पाएगा, अदरवाइज़ नहीं पता हो पाएगा आपको, है ना। तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, आर के मर्टन, ठीक है, आर के मर्टन का नाम आता है। और ये आई थी सन 1968 में, 1968 में ये किताब आई थी। ये भी हमें ध्यान रखना है, बस दो चीज़ें। संदर्भ समूह का पहला सर्वप्रथम विद्वान कौन है, तो हर्बर्ट हाइमन है। लेकिन संदर्भ समूह को सिद्धांत और समाजशास्त्रीय स्वरूप प्रदान करने वाला कौन रहा, आर के मर्टन रहा है, आर के मर्टन रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए, मर्टन ने संदर्भ समूह के दो सिद्धांत बताए, क्योंकि इसका नाम सिद्धांत में ही आता है। मैंने पहले बोल दिया ना, थ्योरी, किताब का नाम क्या बोला मैंने, जाहिर सी बात थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर बोला, तो जाहिर सी बात है थ्योरी मतलब सिद्धांत हुआ। तो उस किताब में 1968 में दो दिए थे उसने। एक का नाम था सापेक्षिक वांछना और एक का नाम था पूर्वानुमानित सामाजिकरण। इन्हीं दो के बारे में हमें पूछता है। अब सापेक्षिक वांछना के बारे में ये जो शब्द आ गया, इस मर्टन का ये शब्द है। मर्टन के शब्दों को सही तरीके से अगर कोई विद्वान ने अगर उसकी व्याख्या की है तो एक किताब के माध्यम से, द अमेरिकन सोल्जर सैमुअल स्टाफर, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो द अमेरिकन जो सोल्जर है सैमुअल स्टाफर का जब नाम हमें देखने को मिलता है, तो ये किताब बेसिकली हमें देखने को मिलती है किसके अकॉर्डिंग, स्टाफर के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये किताब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये किताब आई कब, तब आप लोग यहाँ पे क्या जवाब देना चाहेंगे, बताएं। 1949, 1949, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1949 में ये किताब आई। फिर ये बात आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे, सैमुअल स्टाफर का। बाकी मैंने यहाँ पे बात कर लिया है। मिलर का नाम ये है। बिरिस्टिक का भी नाम देख सकते हैं, संदर्भ समूह, और गैर संदर्भ समूह बिरिस्टिक का नाम आता है। न्यूकॉब का भी नाम आप देख सकते हैं आप यहाँ पे, सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह, ठीक है। ये चीज़ें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बाकी मैंने यहाँ पे सब चीज़ें बता दिया है आप लोगों से। समाजीकरण तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। समाजीकरण तो आप लोग कर ही लेंगे, है ना। बता दीजिए एक बार। समाजीकरण की परिभाषा आती है ना, और उसमें कुछ खास आता नहीं है। समाजीकरण के कारक आपसे पूछ लेता है, कभी कभी समाजीकरण के सिद्धांत वगैरह से भी प्रश्न बन जाते हैं, वो चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। बट आपको मैं एक एक लाइन में बताते हुए आगे चलता हूँ। ठीक है, समाजीकरण का अर्थ क्या होता है, अगर इसकी बात करते हैं तो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता है तो सामाजिक आदत, विश्वास, रीति रिवाज, परंपरा, अभिवृत्ति को सीख लेता है। तो सिंपल सी शब्द है समाजीकरण में, क्या क्या, रीति रिवाज हो गया, आदत हो गया, विश्वास हो गया, परंपराएं हो गया, एटीट्यूड हो गया, सीख रहा है, समाजीकरण हो गया। बस ये परिभाषा है उसकी, यही परिभाषा है ये समाजीकरण की। अब समाजीकरण के अंतर्गत बहुत सारे शब्द आते हैं उसके। अच्छा ध्यान रखिएगा, इसी समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, उन कारक से भी प्रश्न आता है, कैसे समाजीकरण को प्रभावित हो सकता है। विश्वास, आदत, आत्मविश्वास, एटीट्यूड, ये कैसे प्रभावित हो सकते हैं। तो एक तो देखो, अगर पालन पोषण ये कर सकता है प्रभावित, बात सही है कि नहीं भाई। अगर आप पालन पोषण सही तरीके से प्रारंभिक जीवन काल में अगर बालकों को जिस प्रकार वातावरण मिलता है, सही तरीके से अगर उसका वातावरण मिलेगा तो बालक जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ें विकसित करेगा। तो पालन पोषण बताइए समाजीकरण में भूमिका निभाएगा नहीं, ये प्रभावित करने का कारक बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हाँ, एक होता है सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब बालक पर ना समाजीकरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि सहानुभूति के द्वारा बालक में या सेवार्थी में अपनत्व की भावनाएं विकसित होती है। इसलिए अगर मैं आपसे कहूँ तो सिंपैथी भी यहाँ पे इन्वॉल्व है कारक में। एक है सोशल लर्निंग, जिसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक शिक्षण, सोशल लर्निंग को। अब सोशल लर्निंग क्या होता है, सामाजिक शिक्षण का आरंभ परिवार से होता है, जहाँ पर बालक जो सेवार्थी होता है, ठीक है, माता पिता, भाई बहन और अन्य सदस्यों से खान पान, रहन सहन इत्यादि की शिक्षा भी ग्रहण कर लेता है। उसको हम लोग कहते हैं सोशल लर्निंग। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर उसके बाद आता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मतलब पुरस्कार और दंड, ये भी एक कारक बन सकता है। आदर्श और मान्यता जैसे व्यवहार को जो है अनुसार जब बात करते हैं तो भी ये प्रक्रिया आती है। एक आता है जो है आपका अनुवांशोक्रम, जो है अंशानुगत, जिसको हम बोलते हैं वंशानुक्रम भी। तो अनुवांशिक गुण पाए जाते हैं बालक में, इसलिए वंशानुक्रम भी हो सकता है आपका यहाँ पर। फिर एक होता है परिवार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। परिवार तो आपको पता ही होगा, समाजीकरण का एक मुख्य माना जाता है इसके अंतर्गत, है ना, परिवार को। तो
सामाजिकरण उसके परिवार से ही प्रारंभ होता है। तो बालक अपने परिवार के लिए ही लोगों के संपर्क में रहता है, उनसे सीखता है, परिवार में लोगों के साथ रहन सहन, बातचीत इत्यादि जैसी क्रिया करते हैं वो लोग, उसका अनुकरण कर लेता है बालक। तो परिवार बालक के सामाजिकरण में अहम भूमिका निभाता है, ये एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इतनी सारी चीज़ें। अच्छा, इसकी परिस्थितियाँ बहुत है सामाजिकरण में ना, कभी कभी बाधा भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जाति, धर्म, वर्ग, ये सब के आधार पर बाधा बन सकता है। बाल्यकालीन की परिस्थितियाँ हो सकती है, तत्कालीन परिस्थितियाँ हो सकती हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। बस इसमें कुछ और ख़ास नहीं है, आगे बात करते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ें हमारे सामने आती है ना। ये मैं अभी आपको PDF दे दूंगा, आप लोग इसको देख लेंगे वोरली टाइप के, है ना, स्क्रॉल कर करके सभी लोग। बाकी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। अब एक शब्द यहाँ पे देख लीजिए, SC दुबे के बारे में। SC दुबे ने समाजशास्त्र, समाज के संदर्भ में जिस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं, संस्कृति के संदर्भ में मानव शास्त्र में उसे जो है स्वसंस्कृति ग्रहण कहा जाता है। तो स्वसंस्कृति ग्रहण के नाम आता है, तो SC दुबे का नाम याद रखिएगा, SC दुबे। बहुत बच्चे यहाँ पे, अच्छा ऑप्शन में बहुत 4 ऑप्शन आएंगे, चारों के चारों दुबे जी रहेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे SC दुबे का ही नाम ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, SC दुबे। अब सामाजिकरण के कुछ सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, हम लोगों से ये पेपर में हर बार पूछा जाता है। एक कूले का सामाजिकरण का सिद्धांत है, जॉर्ज मीड का है, फ्रायड का है, दुर्खिम का है। इन सबके जो है सिद्धांत आप ध्यान रखिएगा। एक बार देख लेते हैं फटाफट इनके बारे में भी। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या आप लोगों को साफ? जी सर। रुक जाइए, मैं सर थोड़ा, फोन में जूम कर लिया है। हाँ थोड़ा सा फ़ोन में भी आप लोग जूम कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कूले के सामाजिकरण का सिद्धांत के बारे में। ध्यान से सुनिए आप सभी लोग। कूले का सामाजिकरण के सिद्धांत में जो है एक ह्यूमन नेचर एंड सोशल, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये आप सबके लिए, है ना, ध्यान रखेंगे। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, CH कूले। अब ये जो किताब आई CH कूले महोदय की, सन 1902 में आई, 1902 में आई, बहुत इंपॉर्टेंट विद्वान है ये। इसने सामाजिकरण का सिद्धांत दिया, और इसी सिद्धांत को कूले ने क्या बोला, आत्मदर्पण का सिद्धांत, जिसको कहा जाता है लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ। तो पेपर में आता है लुकिंग ग्लास, हिंदी में लिखा रहेगा लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ, तब भी आप कूले का ही नाम लगाएंगे, जो सामाजिकरण के सिद्धांत से ही रिलेट हो रहा है। और पूछ लेता अगर एक किताब आ जाएगा किसी ऑप्शन में ऐसे लिखा रहेगा और कहेगा क्रम लगा के दिखाना, तो याद रखना कि ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर वाली जो किताब है वो 1902 में आई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। यहाँ फिर देखिए कूले ने के अनुसार स्व और समाज जुड़वा होते हैं, है ना, ये भी देखो इंपॉर्टेंट शब्द है। एक परिभाषा के रूप में इन्होंने बताया है कि सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विंस बॉन्ड होता है ना, ये परिभाषा है। स्वयं एवं समाज जो है जुड़वा है। कूले ने आत्मदर्पण के सिद्धांत को 3 चरण दिए थे। ठीक है, कूले ने जो लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ है ना, उसके सिद्धांत के 3 चरण है। दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे लोग जो मेरे बारे में सोचते हैं उस संबंध में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, अतः मैं अपने बारे में किस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ। तो ध्यान से सुनिए, इसका क्रम याद कैसे होगा। पहले तो आप ये सोचिएगा, एकदम लास्ट में देखिएगा कहीं निष्कर्ष लिखा हुआ है उस ऑप्शन में, वो लास्ट पॉइंट रहेगा। पहली बात, लास्ट पॉइंट निष्कर्ष रहेगा। दूसरी पॉइंट ये रहेगा आपसे कि जो दूसरे लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मतलब ये दूसरा व्यक्ति है मेरे बारे में क्या सोचता है, उस संबंध में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मतलब दूसरा क्या सोचता है और उसी के संबंध में मैं क्या सोचता हूँ। तो ये दूसरी स्टेप बन जाएगा, आप देख लेना उसमें, जहाँ दूसरा शब्द और मैं दोनों मिल जाए। पहली पॉइंट होता है दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो यहाँ पे केवल दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, बस ये चीज़। यहाँ पे मैं नहीं आता हूँ, ठीक है, हालांकि मैं सोचता हूँ, सॉरी यहाँ पे मेरे बारे में वो क्या सोचता है, मैं नहीं सोचता, यहाँ पे मैं सोचता हूँ दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आप सही तरीके से आप ढूंढ पाओगे कि ये क्रम इसका यही रहेगा। फिर उसके बाद रॉबर्ट पीस्टिक का नाम आता है। रॉबर्ट पीस्टिक का ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, आई एम नॉट ओके है ना, इस तरीके की बात आता है स्टेटमेंट में। अब देखिए, अब दूसरा आपका आता है यहाँ पे CH जो है GH मीड का नाम आता है। GH मीड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ना, ध्यान रखेंगे। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, GH मीड का नाम आता है। ठीक है, अब GH मीड के बारे में जब जॉर्ज हर्बर्ट मीड का नाम आता है तो इन्होंने एक किताब लिखा, और वो किताब लिखा 1934 में। देखिए,
जब कूली के किताब का नाम आता है भाई तो ह्यूमन करके आता है तो 1902 में लगाते हैं। सोशल ऑर्डर करके नाम आता है तो 1905 लगा के आते हैं। जब नाम आप लोगों से माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पूछेगा तो 1934 लगा लीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा मीड का नाम आएगा, है ना, तो ये पता रहेगा तभी कर पाएंगे आप लोग। तो सामाजिकरण का सिद्धांत दिया। इसमें क्या किया इन्होंने, आई एंड मी जैसे शब्दों का प्रयोग किया इसने। और इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें आई, जैसे आई, मी एंड सेल्फ, ये तीन शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं कूले के दर्पण के सिद्धांत पर। अपना विचार जो है मीड ने दिया था, तो वहाँ ने इन्होंने जो प्रतिपादित किया था आई एंड मी को प्रयोग किया था, इनकी अवधारणा दिया था, आई एंड मी को दिया था, ठीक है ना, ठीक है, आई एंड मी का नाम दिया था। बाद में यहाँ इन्होंने जो बताया है, कहा है कि मी का मतलब हुआ समाज से, आई का मतलब हुआ समाज के प्रति उत्तर से, और जो दूसरे लोग होंगे, जो समाज होगा वो स्वयं से होगा। यानी इन्होंने जो सेल्फ यूज़ किया है इसके लिए यूज़ किया था। ये तीन वर्ड इसमें बेसिकली देखने को मिले थे, ठीक है। अगर आप सुने रहेंगे ना तो आप आसानी से पेपर में भी कर लेंगे। और इसके बेसिकली अगर हम बात करें तो देख सकते हैं तीन अवस्थाएं से गुजरता है बालक। नकल की अवस्था है, नाटक की अवस्था, खेल की अवस्था। पेपर में अभी तक नहीं पूछा गया है बट आप इसको देखे रहिएगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं सिगमंड फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड जो है, अगर हम बात करें साइको एनालिटिकल सिद्धांत है, साइको एनालिटिकल सिद्धांत है इनका। तो इन्होंने व्यक्तित्व के तीन तत्व बताए थे, ईद, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात किया था इन्होंने, ठीक है। और विशेषता अगर हम बात करें तो इन्होंने सहज प्रवृत्ति के बारे में भी बात किया। तो उन्होंने कहा कि दो तत्व होते हैं जो अहम और परा अहम का निर्माण करते हैं, ठीक है। इदम जो है मस्तिष्क का अचेतन भाग होता है। देखिए ये प्रश्न आता है, अचेतन लिख देगा और कहेगा किसका पार्ट है अचेतन, तो नोट कर लीजिएगा ईद का जो है ईद का है पार्ट ये, ठीक है ना। जैविक प्रक्रियाओं से घनिष्ठ रूप से ये जुड़ा होता है, ठीक है, याद रखेंगे ये आप लोग। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा, है ना। और उसके बाद आता है हमारे सामने सिगमंड फ्रायड का ही एक किताब है, बहुत ही फेमस रही है, बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, सिगमंड फ्रायड, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो किताब आई थी बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल करके सिगमंड फ्रायड की, सन 1920 में आई थी। और इसी 20 में ही दो क्या कर दिया था, मूल प्रवृत्ति दी थी। कितनी प्रवृत्ति दो आई थी, दो मूल प्रवृत्ति आई थी। और दो मूल प्रवृत्तियाँ बहुत फेमस, हालांकि 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं। मूल प्रवृत्ति के जनक कहे जाते हैं मैकडुगल को, लेकिन यहाँ पे केवल दो मूल प्रवृत्ति सिगमंड फ्रायड की है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जीने की प्रेरणा कहते हैं फ्रायड जो है, इसे जो यौन सहज प्रवृत्ति होती है ना, इसको जीने की प्रेरणा कहते हैं फ्रायड। और इसमें सुख, जीवन और पुनरुत्पादन जैसे शब्द हमारे सामने देखने को मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसी शब्द में एक शब्द और रिप्रेजेंट कहा जाता है, लिबिडो रिप्रेजेंट होता है, जहाँ पे भूख प्यास शामिल किया जाए। और लाइफ इंस्टिक्ट मतलब यही है, जो है यौन सहज प्रवृत्ति के द्वारा जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे फ्रायड ने जो है लिबिडो शब्द दिया, काम वासना, है ना, जो भी इसके अंतर्गत रखा गया उसको शामिल किया गया था इसमें, ठीक है, लिबिडो में, बच्चे के परिप्रेक्ष्य में। और एक होता है मृत, जो है सहज प्रवृत्ति थी। इसी को एक विद्वान था जिसका नाम था प्राइड, ठीक है, प्राइड नाम था, उसने इसको क्या बोल दिया था, थेनाटोस बोल दिया था, थेनाटोस। और ऊपर वाला जो था उसको इरोस कहा था, इसको क्या बोला था, इरोस बोला था, इसको इरोस कहा गया था, ठीक है। और इसको थेनाटोस बोला गया था। तो इस बहुत सिंपल है, ये जहाँ आक्रामक वाला जो बिहेवियर होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है थेनाटोस को, ठीक है ना, वो रिप्रेजेंट करता है थेनाटोस को। क्लियर रहेगा ये बात, एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग। अब देखिए दुर्खिम ने भी फिर उसके बाद सामाजिकरण का सिद्धांत दिया। दुर्खिम का भी सामाजिकरण का ही सिद्धांत है ना। अब दुर्खिम के द्वारा अगर हम बात करें आप लोगों से, तो ये आपने ये किताब का तो नाम तो सुना ही होगा, मैंने कई बार इसकी किताबों के बारे में जिक्र भी किया है आप लोगों से, कि सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी इस्माइल दुर्खिम, है ना। और ये जो इस्माइल दुर्खिम विद्वान रहा है, सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी वाली किताब को लेकर अगर हम बात करें तो एक जो है अंद्रतो का नाम आता है, वो भी इन्हीं के साथ शामिल हो जाते हैं इसी किताब में। एक प्रकार से दर्शन के रूप में ये जानी जाती है ये किताब, और बड़ी फेमस किताब रही है ये। यह किताब जब आई है सन 1973 में इस किताब को लाया गया था, 1973 में ये किताब जो है लाई गई थी इस्माइल दुर्खिम की। अब इस्माइल दुर्खिम महोदय ने व्यक्तित्व के विकास के लिए समाज की भूमिका को रेखांकित किया था, ठीक। मार्क्स और दुर्खिम व्यक्ति के स्वतंत्र सत्ता नहीं मानते थे बल्कि समूह सत्ता मानते थे। तो समूह सत्ता को केंद्र मानने वाला दो विद्वान थे भैया, कार्ल मार्क्स था और दुर्खिम था, ठीक है। और सामूहिक प्रतिनिधान आप लोगों से पेपर में कई बार पूछा जा चुका है,
सामूहिक प्रतिनिधान के बारे में अगर कोई बात करता है तो इस्माइल तुर्की में करता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। बस यहाँ पर ये चीज़ भी आपको यहाँ जो है क्लियर हो जाता है। सामूहिक चेतना का शब्द भी ध्यान रखिएगा, वो भी दुर्खिम का ही नाम आता है। सामूहिक प्रतिनिधान भी इस्माइल दुर्खिम का ही नाम आता है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। समाजशास्त्र या समूहवाद का भी नाम बात आती है तो भी इस्माइल दुर्खिम का ही नाम आता है। तो 3 शब्द थे, तीनों के तीनों यहाँ पर जो थे इम्पोर्टेंट थे। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया उसके बारे में। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पर्सनालिटी के बारे में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट वगैरह है तो थोड़ा सा मुझसे तो उन फैक्टों के बारे में ही आप लोग अप्लाइड प्रश्नों को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं सीधा कहता हूँ कि भाई बताइए ज़रा, जनरीतियों के समूह को हम क्या नाम दे सकते हैं? जनरीतियों के समूह को हम क्या नाम दे सकते हैं? क्या सामाजिक संस्था, सामाजिक समुदाय, या आप सामाजिक समूह या सामाजिकरण, क्या नाम देंगे? संस्था, बिल्कुल, सोशल इंस्टीट्यूट कहेंगे जहाँ पे जनरीतियों का बात होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। आप एक बार जरा मुझे बताइए, आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, या आप कर लीजिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो समूह है उसको 2 भागों में किसने बांटा है? मिलर ने कि ओके, चलो बहुत बढ़िया, सबको पता था, गुड, बहुत अच्छा। एक सवाल और आपके सामने है कि समुदाय जो होता है वह एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ अंश तक की हम की भावना पाई जाती है। ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? बोगार्ट्स के द्वारा। बहुत बढ़िया, ध्यान रखेंगे आप लोग सभी लोग। समुदाय के जो आधार तत्व थे, बेसिकली 2 आवश्यक तत्व की बात कही गई है। एक तत्व आपका आता है स्थानीय क्षेत्र, एक आता है सामुदायिक भावना। इन दोनों बातों को किसने परिभाषित किया है तत्व के रूप में समुदाय में? स्थानीय क्षेत्र और समुदाय की भावना, ये मैकाइबर एंड पेज ने किया है, ठीक है। मैकाइबर एंड पेज ने बताया है समुदाय के तत्व 2 बताए हैं, एक स्थानीय क्षेत्र बताया, एक सामुदायिक भावना बताया है। किंग्सले डेविस ने प्रादेशिक निकटता बताया है, सामाजिक पूर्णता बताया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, है ना, क्लियर रहेगा, भूलोगे तो नहीं। लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ की कॉन्सेप्ट किसने दिया है? C.H. कोले ने दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो मुझे बताइए जरा, अर्जित प्रतिमान, विशिष्ट प्रतिमान, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, ठीक है, अनुकरण का प्रतिमान, निम्न में से बताइए कौन सा नहीं है इसमें? टालकाट पार्सन्स का अनुकरण का, हाँ, अनुकरण का नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। अर्जित है, विशिष्ट है और सार्वभौमिक है, जो कि अनुकरण का उसका प्रतिमान नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ था आप सबके लिए, ठीक है। एक और आप लोग मुझे बताइए कि द ग्रुप माइंड ऑफ किताब सन 1920 में किस विद्वान के द्वारा प्रकाशित की गई थी? द ग्रुप माइंड, बताइए। मैकडुगल के द्वारा। मैकडुगल सन 1920 में मैंने पढ़ा, अभी बताया है आप लोगों को, भूलिए मत, ध्यान रखिए आप सभी लोग, ठीक है। बताइए, क्लियर हुआ? बोलिए ना एक बार। हाँ, इस चीज़ों को भूलना नहीं है आप लोगों को, बराबर कंटिन्यू बोलना। बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल सिगमंड फ्रायड की किताब किस वर्ष में आई थी? 1920 में सर। 1920 में आई थी, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर किताब C.H. कोले की कब लाई गई थी? 1902। क्या कर रहे हो? हाँ, 1902 आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग कि एक किताब आई थी सोशल ऑर्डर करके, वह किताब कब लाई गई थी बताएं? सर सोशल ऑर्डर 22 में आई थी, 1922। सोशल ऑर्डर 1905 में आई थी मैम, सोशल ऑर्डर 1905 में आई थी। आप मुझे बताइए, रुथ बेनेडिक्ट की जो किताब रही, बड़ी फेमस रही है सन 1934 में, उस किताब का नाम बताइए, क्या था? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। नहीं सर, रुथ बेनेडिक्ट का मैंने नाम लिया है, तो मैंने अभी आपको बताया पैटर्न ऑफ कल्चर बताया है। मैंने क्या बताया है? पैटर्न ऑफ कल्चर बताया है, वो आपको ध्यान रखना है, पैटर्न ऑफ कल्चर ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। गेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट की भूमिका किस विद्वान के द्वारा दी गई है? बताएं जरा एक बार जी। सॉफ्ट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैंने इस तरीके से जो छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे, है ना, वो मैंने फटाफट कर लिया आप लोगों को, और यही सारी चीज़ें होती हैं एक पेपर में, यही सब पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, तैयारी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रश्न जब देखेंगे ना तो ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें आपके सामने, अभी तो प्रश्न देख भी नहीं रहे हैं आप लोग, मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ,
वहाँ पेपर में जब प्रश्न देखेंगे इस टॉपिक से तो मुझे पक्का विश्वास है आप लोगों से, आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग मुझे बताइएगा ज़रा, सोशल डायग्नोसिस नामक किताब निम्न में से किसने दिया है? मैरी रिचमंड। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन आप लोगों ने 1917 है, पर ये तो जी सही है 1917। जी 1917। एक मिनट रुक जाइए। सोशल डायग्नोसिस जो किताब है इसके बारे में आप पहले पूरा तो सुन लेते हैं आप लोग, है ना। जो सोशल डायग्नोसिस किताब है वो आप लोगों ने नाम सुना है मैरी रिचमंड का। ठीक है, सन 1917 में वो किताब आई थी। उसी प्रक्रिया में कुछ उन्हीं के आधार पे जो है निदान के प्रकार बताए गए थे, और उन निदान के प्रकार पर कौन वर्णन करता है? 4 रहेंगे आपके। गतिशील निदान रहेगा आपका ठीक है, उसमें कार्डाविनेशी निदान रहेगा आपका उसमें, और एक श्रेणीगत निदान रहेगा, और एक गेस्टाल्ट निदान रहेगा। जी, सर हेतु रूपी रहेगा ना? हेतु रूपी कारण विषय। वही, मतलब कार्डाविनेशी वही हो जाता है, हेतु रूपी निदान, मतलब वही हमने एग्जांपल दिया। शायद आपने प्रश्न फिर से सुने ना, समझ पाए अच्छे से मेरी बात को, आप ध्यान से पूर्वक आप सभी लोग सुने। मैंने कहा सोशल डायग्नोसिस मैरी रिचमंड की सन 1917 की किताब है, जिसमें निदान के आधार पे कुछ प्रकार बताए गए थे। प्रकार कुछ इस तरीके से जो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। कार्डाविनेशी निदान था आपका, और आपका श्रेणीगत निदान था आपका, और एक हेतु विज्ञान निदान था। ठीक है, ये 3 टाइप के निदान थे। ठीक है, हाँ, और इनमें से आप बताइए ये तीनों टाइप के जो निदान है किस विद्वान ने दिया है? अब आपके सामने एच पार्लियामेंट। हाँ, एच पार्लियामेंट का जब नाम आता है, हम जब निदान की टाइप की बात करते हैं, उसके प्रकार की बात करते हैं, तब आप लोग ध्यान रखिएगा वो नाम आता है एच पार्लियामेंट का। ठीक है, पार्लियामेंट का एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा। निदान के प्रकार में एक गतिशील निदान होता है, एक क्लिनिकल निदान होता है, एक कार्यात्मक निदान होता है। और इंग्लिश में गतिशील निदान को डायनेमिक डायग्नोसिस बोलते हैं, क्लिनिकल निदान को क्लिनिकल डायग्नोसिस बोलते हैं, कार्यात्मक निदान को इटियोलॉजिकल डायग्नोसिस बोलते हैं। इटियोलॉजिकल को ही हेतु विज्ञान भी कहा जाता है, कार्यात्मक को ही। ठीक है, ये 3 बातें आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल डायग्नोसिस जो 1917 में आया था, उसी के आधार पर पार्लियामेंट ने इसके बारे में व्याख्या की थी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार के निदान थे वहाँ पे। तो इजी था, हालांकि आप लोगों को पता चल चुका है। अब इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत इसके बारे में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे व्यक्तित्व के बारे में। जैसा कि व्यक्तित्व आप लोग जानते हैं, पर्सनालिटी को, जो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है वो यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुआ था, है ना, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, मास्क, है ना, यही सब होता है, जानते हैं ना क्या क्या होता है। पर्सनालिटी शब्द के अगर बारे में बात करें आप लोगों से तो बताइए, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है, बताइए। हेलो, मेरी आवाज़ जा रही है क्या? व्यक्तित्व है, आंसर आ रही है। आ रही सर। ठीक है। तो व्यक्तित्व मैंने बता दिया, बता दीजिए आप जरा, अब तो बता सकते हैं। सर मतलब कि आप कैसे बोल रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, एंड आपका बात करने का तरीका कैसे है? नहीं मैम, मेरा लैटिन भाषा में मैंने आपसे कहा कि पर्सोना एक शब्द है जिसका अर्थ मुखौटा होता है, जहाँ बात होती है वर्तमान समय से में बाहरी और आंतरिक गुणों के समावेश से, है ना, जहाँ बाहरी और आंतरिक गुणों के समावेश से व्यक्तित्व कहा जाता है। तो व्यक्तित्व की परिभाषा अगर आपसे पूछेगा तो एक लाइन में बोल देना कि बाहरी और आंतरिक गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहते हैं। और व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजित स्थापित कर लेता है, तो व्यक्ति के इन गुणों का समुच्चय ही व्यक्ति के व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, सिंपल शब्द है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और व्यक्तित्व शब्द डैश शब्द से लिया गया है, पर्सनल, पर्सोना या पर्सन या पर्सनल, किस शब्द से लिया गया बताएं? व्यक्तित्व शब्द डैश शब्द से लिया गया है। 4 ऑप्शन, पर्सनल, पर्सोना, पर्सन, पर्सनल। पर्सोना, वेरी गुड। यहाँ पे पर्सोना ही, हाँ पर्सोना ही लिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मुखौटा, मास्क जैसे शब्दों से ये रिप्रेजेंट होता है इसके अर्थ से। ठीक है, इसके अर्थ से। आगे हम बात करते हैं, और भी चीज़ें हमारे सामने भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखते हैं,
देखिए यहाँ पे परिभाषा है, परिभाषाओं व्यक्तित्व के गुणों को समन्वित रूप होता है, ये आप परिभाषा के रूप में आप ऐसे देख सकते हैं। परिभाषा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्तित्व मापन के सिद्धांत के बारे में बताया गया है ना, व्यक्तित्व मापन के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जो व्यक्तित्व की वो किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, वो अलग अलग तरीके से बताया गया है। कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या किया है क्लासिफिकेशन को लेकर, लेकिन जब उसके सिद्धांत की बात आती है तो क्या जवाब आप देना उचित समझेंगे, बताइए जरा एक बार। व्यक्तित्व मापन के सिद्धांत, क्या जवाब देना उचित समझेंगे? व्यक्तित्व मापन के सिद्धांत, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। व्यक्तित्व मापन के सिद्धांत, व्यक्तित्व मापन के सिद्धांत। अब यहाँ पे अब यहाँ पे आप देखें तो कुछ अलग अलग जैसे यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके देखने को हमें मिल रहा है। जैसे विशेषक सिद्धांत है ये, ठीक है, मापन में, ठीक है। विकट के जागो आम व्यक्ति हमें मांगना है मन में से और शरीर से। तो ये एक एग्जाम्पल बनाया गया, ट्रिक बनाया गया है। तो शब्दों का विग्रह करके जो है अपना अपना व्यक्तित्व मापन के बारे में बताया गया। जैसे मैंने कहा अगर विकट है तो विकट में देखो विशेषक सिद्धांत आ गया, और इसी में जो का है तो कैटल बन जाता है, वी और कैटल में। फिर मे को आप साइलेंट कर दीजिए, जागो है तो जा में आपका क्या बन जाएगा, जीव या जैव सिद्धांत बन जाएगा। गो से आपका क्या बन जाएगा, गोल्डस्टीन बन जाएगा, ठीक है। आ से जो बना गया है यहाँ पे आम है तो आ से आपका बन जाएगा आत्मज्ञान का सिद्धांत। और फिर उसके बाद माँ आता है, माँ से मैस्लो का आ जाता है। ये व्यक्ति है तो व्यक्ति का अर्थात ट्रिक है यहाँ पे व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत, ये व्यक्ति का बन गया, ठीक है। और फिर उसके बाद कहता है हमें मांगना है मन से और शरीर से, तो हा जो बनेगा हार्मिक सिद्धांत बनेगा। फिर माँ जो आया है आपका मैकडुगल आ जाएगा। मांगना है तो यहाँ पे जो मांग है मांग का सिद्धांत बन जाएगा, है तो आपका जो है हेनरी मुर्रे का नाम आ जाता है। मन से तो यानी मन जो है वो मनोविश्लेषण बन जाएगा। से आपका सिगमंड फ्रायड बन जाएगा, और जो यहाँ पे साइलेंट कर दिया गया है, ठीक है। फिर शरीर से लिखा हुआ है, शरीर रचना सिद्धांत है तो सैडल का है। तो ये एक प्रकार का सिद्धांत के आधार पर जो है मापन की प्रक्रिया यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है, व्यक्तित्व में। किसमें? व्यक्तित्व में, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है, नाम बताते चलिएगा आप सभी लोग, सिगमंड फ्रायड। शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया है, सैडल। विशेषक सिद्धांत किसने दिया है, कैटल। मांग बहुत इंपॉर्टेंट है, मांग वाला जो मांग का सिद्धांत है वो हेनरी मुर्रे का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मिक सिद्धांत भी अगर हम बात करें तो हार्मिक सिद्धांत मैकडुगल का है, उतना नहीं पूछा गया है। लेकिन मैस्लो की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहाँ पे जो आत्मज्ञान का सिद्धांत है ना, आत्मज्ञान का जो सिद्धांत है वो मैस्लो का है, याद रखेंगे। मानवतावादी के सिद्धांत के साथ साथ ये भी नाम आप लोगों को, ठीक है। अब ध्यान से आप सभी लोग एक एक बातें और सुन लीजिए, इसमें क्या क्या है। जब मनोविश्लेषण का सिद्धांत की मैं बात करता हूँ तो ये इसमें 3 शब्द आते हैं, इद, ईगो, सुपर ईगो। बस इद जन्मजात होता है, दमित और वासनाओं का इच्छाओं को ये पूर्ति करती है, सुख संतुष्टि पाना चाहता है और अचेतन का काम करता है। इसी को एक पारसिकता का प्रतीक माना जाता है। किसी को याद है, शायद मैंने बताया भी था, पारसिकता का प्रतीक माना जाता है ईद को, है ना। अचेतन का पार्ट बनता है। बात आती है ईगो की। ईगो सामाजिक मान्यता और परंपराओं के अनुरूप, ईगो जो है, ईगो आपको क्या बताता है, ईगो आपको क्या बताता है, इद और पराअहम यानी सुपर ईगो के बीच में जो संघर्ष होता है ना, उसको मध्यस्थता करता है, जीवन की वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास करता है, मतलब प्रयास करता है। तो मानवता का प्रतीक माना जाता है ईगो को, मानवता का प्रतीक माना जाता है। इसका संबंध वास्तविक जगत से होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है, सुपर ईगो जो होता है वो सामाजिक मान्यता परंपराओं के अनुरूप काम करता है, संस्कार, आदर्श, त्याग, बलिदान जैसे तैयार करता है, इसलिए इसको देवत्व की प्रतीक कहा जाता है, सुपर ईगो को। तो 3 बातें। ईद को क्या बोला जाता है, जरा फटाफट बताइए। पार्श्विकता का प्रतीक, पार्श्विकता ऐसे लिखा जाता है, मैं आपको लिख देता हूँ, आप देख लीजिए। पार्श्विकता का प्रतीक, ठीक है, ईद को कहा जाता है। और सुपर ईगो, ईगो को क्या कहा जाता है, वास्तविकता से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, वास्तविकता से, तो इसलिए इसको मानवता का प्रतीक कहेंगे। और जो सुपर ईगो होता है उसको क्या बोला जाता है, देवत्व है, देवत्व का प्रतीक। आवाज़ जा रही है, बताइए। हाँ, बस छोटी छोटी चीज़ें को आप ध्यान देते चलिएगा, है ना। ये सोशल वर्क का ही पार्ट है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसी में,
तो और भी चीज़ें आती हैं पर्सनालिटी के अंतर्गत रिलेट किया जाता है। जैसे क्रेस्मर ने कहा था शरीर की संरचना के आधार पे एक स्थूलकाय व्यक्ति होता है। कौन सा? सैडल के रचना के आधार पे अगर बात कर रहे हैं ना जो है क्रेस्मर के अकॉर्डिंग सैडल की बात करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे आता है एंडोमॉर्फी और मेजोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी, ये आता है सैडल के अकॉर्डिंग, है ना। फ्राइड तो पता चल गया, अभी मैंने बता दिया फ्राइड का। फिर उसके बाद आपका आता है आरबी कैटल का नाम। आरबी कैटल का भी नाम आता है। आरबी कैटल के बारे में अगर बात किया जाए तो इनका क्या क्या नाम जिक्र होता है आरबी कैटल में? आरबी कैटल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये विशेषक सिद्धांत दिए हैं, विशेषक सिद्धांत दिए हैं इन्होंने। जो इनके कारक हैं, धनात्मक चरित्र है, संवेगात्मक स्थिरता है, सामाजिकता है, बुद्धि है। आरबी कैटल का, आरबी कैटल 16 पीएफ का नाम सुना है? 16 पीएफ कितने जानते हो? पीएफ कितने लोग जानते हो बताइए? हाँ सर, पर्सनालिटी टेस्ट है सर। 16 पीएफ का नाम, हाँ पर्सनालिटी से मेजरमेंट फैक्टर, पर्सनालिटी फैक्टर 16 व्यक्तित्व के कारक है मैम। आरबी कैटल के किसके कारक हैं? व्यक्तित्व के 16 व्यक्तित्व के कारक हैं, जिसको आयाम के नाम से हम लोग जानते हैं। 16 है। किसका नाम आता है? जो गार्टन अल्पोर्ट हैं उनका नाम मिलता है हमें, ठीक है, व्यक्तित्व के। अब 16 में क्या क्या होते हैं, चाहो तो आप ध्यान रखना है तो ध्यान रख सकते हो, मैं एक एक करके बता देता हूँ आप लोगों को। एक आता है अमूर्तता, एक आता है अशंका, ठीक है, एक आता है प्रभुत्व, और एक आता है भावनात्मक स्थिरता, एक आता है आजीविका। आजीविका, ये 5 हो गए, इधर 5 रखिए। उसके बाद आता है बदलने के लिए खुलापन, बदलने के लिए खुलापन, ठीक है। उसके बाद आपका 7वां आता है पूर्णतावाद, पूर्णतावाद। फिर आता है गोपनीयता, फिर आता है गोपनीयता। फिर 9 आता है तर्क। 10वां आता है नियम की चेतना, नियम की चेतना। फिर उसके बाद 11 नंबर पे आपका आता है आत्मनिर्भरता। फिर उसके बाद आपका आता है 12वें नंबर पर सामाजिक साहस। और फिर उसके बाद 13 नंबर पे आता है संवेदनशीलता। फिर उसके बाद 14 नंबर पे आता है तनाव। 15 नंबर पे आता है सतर्कता। 16 नंबर पे आता है गर्मजोशी, गर्मजोशी। ये एक आरबी कैटल के द्वारा वर्णित किए गए थे व्यक्तित्व के आयाम, ठीक है, व्यक्तित्व का 16 पीएफ है। इसमें से नहीं पूछा था कौन कौन से, बट ये ध्यान रखेंगे पर्सनालिटी फैक्टर हैं, ये पर्सनालिटी कारक हैं, ये जो नाम हमें देखने को मिलता है आरबी कैटल का, आरबी कैटल का नाम, ठीक है। आरबी कैटल मतलब रेमंड कैटल, रेमंड कैटल, ठीक है, याद रहेगा, बोलिए एक बार। रेमंड कैटल का नाम बिल्कुल याद रखने हैं आप लोगों की। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट पर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, इंपॉर्टेंट है। 16 पीएफ के नाम से इसको जाना जाता है। ऑलपोर्ट का भी नाम बता रहे थे सर, ऑलपोर्ट करते। अल्पोर्ट बेसिकली इस विद्वान ने क्या किया है, अल्पोर्ट महोदय ने व्यक्तित्व के सिद्धांत में, रेमंड कैटल में अपनी एक भूमिका निभाने में बात करते थे। एक अगर हम बात ये करें कि 4000 से अधिक शब्दों की पहचान किया था इन्होंने व्यक्तित्व लक्षण के उपयोग में, जिसमें से गार्टन अल्पोर्ट में से ही उसका एक प्रकार से सारांश निकाला, निष्कर्ष निकाला, जो आरबी कैटल पे जाता है, रेमंड कैटल पे जाता है, जो 16 आता है। तो 4000 प्लस थे, उनमें से इनमें इन्होंने जो है आइडेंटिफाई किया है। और ख़ासकर जब हम बात करते हैं गार्टन अल्पोर्ट के बारे में, तो उनकी जो भूमिका आती है वो किस में आती है? अल्पोर्ट महोदय का आपने नाम सुना ही होगा, मैंने कई बार आप लोगों से चर्चा भी कर रखा है अल्पोर्ट के बारे में। जैसे आप लोगों को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी के बारे में जब बात होती है तो आप लोग नाम किसका लगा के आते हैं? कार्ल जुंग का नाम लगा के आते हैं। उन्हीं के संबंध में अल्पोर्ट ने अपनी व्यक्तित्व का जो परिभाषा दिया है, इन्होंने बताया है कि व्यक्तित्व मनोदैहिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजित स्थापित कर लेता है। वो अल्पोर्ट है। वो कौन है? अल्पोर्ट है, वो अल्पोर्ट है, ठीक है। और फिर अल्पोर्ट का जो सिद्धांत है, अल्पोर्ट का सिद्धांत, अल्पोर्ट का सिद्धांत कौन सा है बताएं? अभी आप लोगों को मैंने बताया है, देखो सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत हो जाएगा, शरीर रचना पर सैडल का हो जाएगा, विशेषक में आर कैटल हो जाएगा, मांग के हेनरी मुर्रे का नाम आ जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है? बोलिए ना एक बार।
जी सर। हाँ, अब अल्पोर्ट की जो व्यक्तित्व के कारक हैं, जो मापन की प्रक्रियाएं आती हैं, जो विधियां वगैरह आती है, जैसे आत्मनिष्ठ विधि होती है, प्रश्नावली विधि होती है, व्यक्ति इतिहास विधि होती है, उसमें नाम अल्पोर्ट का आता है ना, अल्पोर्ट का नाम आता है। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर आत्मनिष्ठ और व्यक्तित्व के सिद्धांत में अल्पोर्ट का नाम, जी, क्या चीज, ये तो विधियां हैं, बता रहे हैं जो आप, विधियां मैं बता रहा हूं आप लोगों से, विधियां अभी जिक्र करूंगा, ठीक है। तो आपने नाम तो सुना ही होगा अल्पोर्ट के व्यक्तित्व के लक्षणों के बारे में, सील गुण वगैरह का नाम सुना ही होगा, सील गुण, है ना। उन्हीं विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अल्पोर्ट का ही नाम हमें देखने को मिलता है। अल्पोर्ट ने 3 चीज़ों पर बात करता है, एक कार्डिनल विशेषता, अल्पोर्ट कार्डिनल विशेषता, केंद्रीय लक्षण और द्वितीयक विशेषता, अल्पोर्ट कहा जाएगा, अल्पोर्ट कहा जाएगा, अल्पोर्ट कहा जाएगा। ध्यान रखेंगे ये 3 नाम यहाँ पर। ये क्लियर हो गया? बताइए एक बार। हाँ सर। शील गुण इन्हें कहा, शील, प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न मात्राओं में अनेक शील गुण होते हैं और उन शील गुणों का संगठन को ही एक निश्चित प्रकार होता है, वो अल्पोर्ट बताता है। बस अल्पोर्ट, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद आप ध्यान से सुनो। अब मैं आप लोगों से क्या बात कर रहा था, जिक्र कर रहा था आप लोगों से, अल्पोर्ट के बारे में हो गया, क्रेस्मर हो गया, सेडल हो गया, और कौन सा हो गया, और नाम आते हैं ना, और स्पेगलर का नाम भी आता है। मुर्रे का नाम आपने सुना, मुर्रे का, हेनरी मुर्रे, यहाँ पे इसका, हाँ, हेनरी मुर्रे का भी नाम आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, मांग हो गया, विशेषक हो गया, शरीर रचना हो गई आपका, ट्रायड हो गया, और उसके बाद अगर हम बात करें तो क्रेस्मर भी हो गया, और एक कपिल मुनि का नाम सुना, कपिल मुनि। कपिल मुनि ने भी जो सत्व प्रधान बताया था। कपिल मुनि का नाम अगर हमें देखने को मिलता है ना, तो इसमें ध्यान रखेगा, हालांकि नहीं दिया हुआ इसमें, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, सात्व कपिल मुनि के द्वारा, सात्व प्रधान व्यक्ति, रजस प्रधान व्यक्ति, तमस प्रधान व्यक्ति, ये कपिल मुनि के अकॉर्डिंग बताया गया है, कपिल मुनि के अकॉर्डिंग बताया गया है ये, ठीक है। थॉर्नडाइक चिंतन के आधार पर भी व्यक्तित्व को बताया गया था। थॉर्नडाइक के द्वारा सूक्ष्म बताया गया था, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष और स्थूल, स्थूल बताया गया था, है ना, ये हो जाता है। कार्ल जुंग के बारे में बताया गया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी होता है ना, ये होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए थोड़ा सा प्रश्न करते हैं, आप लोग बताइएगा सभी लोग। देखिए, संरचना, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी हम सब के लिए, है ना। भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर हम लोग भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो वही चीज़ यहाँ पे है जो कपिल मुनि है, जिसको हम लोग सतोगुणी बोलते हैं, सत्व को, रजस को रजोगुणी बोलते हैं कर्म से, तपस को सुख प्राप्ति से बोलते हैं तपोगुणी, ठीक है। ये भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को बताया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। संरचनावादी संप्रत्यय की प्रतिपादन किसने किया? संरचनावादी अवधारणा प्रतिपादन किसने किया? तो टिचनर ने किया है, टिचनर ने, विलियम उंट टिचनर ने किया है, पहली बात, ठीक है। गुथरी ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादन किस पर किया था? गुथरी जैसे आपने सुना होगा अभी जेबी वॉटसन ने किया था, किस पे? खरगोश पे किया था। तो ठीक गुथरी ने भी खरगोश पर किया है, गुथरी, और याद रखेंगे ये नाम दोनों, ठीक है। मनोविश्लेषण सिद्धांत तो पता है ना, और बताओ ना मनोविश्लेषण सिद्धांत। फ्राइड, हाँ। आवश्यकता का अनुक्रम का सिद्धांत किसने किया है? मैस्लो, हाँ। व्यक्तित्व के प्रतिपारक सिद्धांत एक होता है, देखो, व्यक्तित्व के प्रतिपारक अभी आप लोगों को मैंने बताया है। प्रतिपारक सिद्धांत को ही आपको बता दूं, ये जो आता है आरबी कैटल का नाम आता है। व्यक्तित्व के 16 जो बोले गए हैं फैक्टर व्यक्तित्व के, वही प्रतिपारक बोलते हैं उसको, हिंदी में प्रतिपारक बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, अरस्तु ने बोला था ये बात। मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है, अरस्तु ने बोला था, है ना। शिक्षा जीवन का अंग होता है, शिक्षा जीवन का अंग होता है, शिक्षा जो होती है ना जीवन का अंग होता है। क्रो एंड क्रो ने बोला था, ये क्रो एंड क्रो ने बोला था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अच्छा, मापन और निरीक्षण विशेषकर बल, अगर हम बात करें आप लोगों से, तो कुछ मापन थी,
कुछ मापन की विधियाँ होती हैं व्यक्तित्व मापन की। तो एक होता है आपका आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत में आत्मकथा आती है, प्रश्नावली आता है। प्रश्नावली को 4 भागों में बांटा गया है। एक बंद प्रश्नावली होता है, एक खुला प्रश्नावली होता है। बंद प्रश्नावली जो होता है वो हाँ या ना में उत्तर दिया जाता है। खुले प्रश्नावली क्या होता है, एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। और एक सचित्र प्रश्नावली होता है, मतलब चित्र पर निशान लगाकर हमें उत्तर देना पड़ता है, उसको बोलते हैं सचित्र प्रश्नावली। और एक होता है मिश्रित प्रश्नावली, तो जब वो तीनों का मिक्स होगा तो उसको मिश्रित बोलते हैं। तो प्रश्नावली 4 टाइप की होती है, बंद, खुला, सचित्र और मिश्रित, है ना। उसके बाद केस हिस्ट्री आता है। केस हिस्ट्री का मतलब क्या होता है भाई, जो होता है व्यक्ति के माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र आदि के संबंध में जब आप अनेक प्रश्न पूछते हैं तो वो केस हिस्ट्री का पार्ट बनता है ना। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। साक्षात्कार तो आपको मालूम है ना। वो फिर ये तो था आत्मनिष्ठ। एक होता है वस्तुनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ में ऑब्जर्वेशन आता है, निरीक्षण विधि आता है, समाजमिति आती है, और रेटिंग स्केल आता है आपका, ठीक है। और आपका निष्पादन परीक्षण होता है, और आपका जो है सिचुएशन टेस्ट होता है, मतलब परिस्थिति का टेस्ट होता है। निष्पादन मतलब अगर हम बात करें तो प्रोजेस जो है एक प्रकार परफॉर्मेंस के आधार पे होता है, परफॉर्मेंस पे आधार पे होता है। एक निर्धारण होता है, रेटिंग स्केल होता है। एक समाजमिति होती है जिसको सोशियोग्राम कहते हैं, और एक निरीक्षण विधि होती है जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ पर आधारित होता है, वस्तुनिष्ठ पर आधारित होता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। और एक होता है मनोविश्लेषण विधि होता है। तो फ्री एसोसिएशन होता है। एक फ्री एसोसिएशन सिगमंड फ्रायड का शब्द है। ड्रीम एनालिसिस होता है, सिगमंड फ्रायड का ही शब्द है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें पता रहेंगी। फिर उसके बाद आती है प्रक्षेपण विधियाँ आती हैं। प्रक्षेपण विधियाँ में हरमन रोसा शाही धब्बा आता है, सन 1921 में आया था, है ना। फिर TAT आता है आपका, एक प्रासंगिक अंतर्बोध बोलते हैं जिसको, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कहते हैं उसको। 1925 में मॉर्गन एंड मुर्रे ने दिया था, है ना। और एक चिल्ड्रन CAT आता है, CAT आता है, चिल्ड्रन जो है अपीयरेंस बोलते हैं उसको, टेस्ट बोलते हैं, बाल अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं। 1948 में लियोपोल्ड बैलक ने दिया था वो। एक आपका आता है सेंटेंस पर आधारित होता है, सेंटेंस और स्टोरी कंप्लीट करना होता है, वो पाइन एंड टेडलर के द्वारा था, ठीक है। ड्रामा विधि होता है जिसको प्ले कहते हैं हम लोग, वो भी मेथड होता है। ये भी आपका प्रक्षेपण विधियों के द्वारा ही लाया जाता है। ये सारी मेथड्स होते हैं, विधियाँ होती हैं। पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है हम लोगों से ऐसे सवालों को भी, ठीक है। इसको भी आप लोगों को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। जी देखो, इरोस, थेनाटोस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। मैंने यहाँ पे बताया भी था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मांग है भी, अधिगम। अब आप देख लीजिए, क्षेत्रवाद का एक सिद्धांत है, कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। कर्ट लेविन का क्षेत्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? कर्ट लेविन को ही बोला जाता है ना क्षेत्रवाद का जनक। कर्ट लेविन ने एक किताब लिखी थी, बहुत ही फेमस किताब थी। ये भी किताब आप लोगों को ध्यान रखना है, याद रहेगा। द थ्योरी ऑफ फील्ड साइकोलॉजी, बोलिए। द थ्योरी ऑफ फील्ड साइकोलॉजी, है ना। हाँ, और इस किताब के बारे में अगर मैं बात करूं तो हाँ, फील्ड वर्क से नहीं है सर, ये कर्ट लेविन के द्वारा किताब लिखी गई थी। हाँ, ये आप कह सकते हैं जो है कि आप नोट करने के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये किताब के बारे में अगर हम लोग जिक्र करें तो ये थ्योरी कब लाई गई थी, किसी को मालूम है ये किताब कब आई थी? ये फील्डवाद में बेसिकली इसके जनक के रूप में भी जाने गए, 19वीं शताब्दी की बात है ये। यहाँ पर अगर जिक्र किया जाए तो ये किताब कब आई थी, कोई बताना चाहेगा? 1960 में आप लोग यहाँ पे नाम लगा लीजिएगा, 1960 आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, 1960 ही आपका ऑप्शन सही जाएगा। कर्ट लेविन का नाम आएगा, कर्ट लेविन का नाम आएगा, ठीक है। बहुत ही फेमस नाम है सोशल वर्क में, ये विद्वान कई बार पूछे जा चुके हैं। कर्ट लेविन को लेकर सवाल आता है, रहता है पेपर में हमेशा। इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत। इनके 2-4 किताबें हैं, अगर मैं आपसे बताना चाहूँ तो आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए। नहीं, यहाँ पे जो है ना, आप एक किताब ये नोट कर लीजिए आप लोग, फील्ड थ्योरी, केवल फील्ड थ्योरी नाम नोट करिएगा। फील्ड थ्योरी केवल किताब नोट करिएगा ये। और ये फील्ड थ्योरी कर्ट लेविन का है 1936 में,
1936 में। एक किताब ये आपका डन हुआ, नोट कर लिया। दूसरी किताब नोट करिए। और ये जो अभी मैंने 1960 बताया था, 1960, ठीक है, तो यहाँ पे आप 1960 मत करिए। फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस है ना ये, नहीं साइकोलॉजी है, सोशल साइंस है नहीं, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी। हाँ, जो फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस, फील्ड थ्योरी एंड सोशल साइंस, नोट करिए 1951, 1951, 1951 करेक्ट हो गया? दो हो गया, दो हो गया, बता दीजिए एक बार। हाँ सर, तीन हो गए ना सर, फिर थ्योरी भी लिखवाई हाँ हाँ, वो तो आपको, हाँ वो फुल थ्योरी भी है आपकी, वो भी नोट कर लीजिएगा, वो भी है, ठीक है। तो 3 हो गए आप लोगों के क्लियर। तो ये 3 आप लोग ध्यान रखिए, 3 ही काफ़ी हैं आप सबके लिए। पेपर में अगर पूछा जाएगा तो इन तीनों से ही पूछ लिया जाएगा। और खासकर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये वाली किताब है 1951 वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत के अधिगम करने हेतु उच्च अभिप्रेरणा और उच्च वातावरण को सर्वाधिक बल दिया था। और लेविन के अनुसार दोनों तत्वों में किसी एक तत्व की कमी होने पर अधिगम प्रभावी नहीं होता है, ऐसी बात इन्होंने कहा है, ठीक है, कर्ट लेविन के द्वारा, ठीक है। बाकी आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत आपको पता ही है, ठीक है। ये चीज़ें तो पहले बता चुका हूँ, कल क्लास में मैंने जिक्र किया था इसके बारे में, है ना। यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं कल की क्लास में, ठीक है। आगे देखते हैं, और कुछ खास मिलेगा तो यहाँ पर मैं कवर करता हूँ उसको भी। एक और इसमें मिलेगा अभी लास्ट में, ये रहा आपके सामने सामूहिक व्यवहार का सिद्धांत। आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया भी है इसके बारे में, याद है आप लोगों को? सामाजिक समूह के संबंध में ये जो है आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, सामूहिक व्यवहार के सिद्धांत कौन कौन से हैं। याद आ रहा है आप लोगों को? नहीं याद आ रहा? बताइए एक बार जल्दी से। सर। हाँ, मैंने इसके बारे में आप लोगों से पहले भी परिचर्चा कर चुका हूँ। कौन कौन सी, जैसे अगर मैं बात करूँ कंटेगियन, मतलब अभिसरण का सिद्धांत होता है। अभिसरण का सिद्धांत किसने दिया था, बताओ जल्दी से एक बार। सामूहिक व्यवहार के ही सारे के सारे ये सिद्धांत हैं, बताइए। सामूहिक व्यवहार के सिद्धांत नहीं पता? बताइए भाई। कंटेगियन थ्योरी, कंजर्जेंट नॉर्म थ्योरी के बारे में मैंने बताया कि नहीं पढ़ाया है? एक मिनट होल्ड जरूरी है, इस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके सामने। सामूहिक व्यवहार पे आधारित था। मैंने जब कहा था कि व्यक्ति जब समूह में व्यवहार करता है तो उसका वह व्यवहार जो अपने व्यक्तिगत व्यवहार से कई प्रकार से भिन्न होता है। तो ऐसी कंडीशन पर मैंने आप लोगों से ये बताया था कि सामूहिक व्यवहार को सबसे पहली बार किसने दिया था? फ्रैंकलिन ने दिया था। क्या नाम था उसका? फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंस ने दिया था। ये किसने दिया था? फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंस ने दिया था, सन 1908 में दिया था, 1908 में दिया था। बाद में रॉबर्ट ई पार्क का भी नाम आया था, रॉबर्ट ई पार्क का भी नाम आया था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो पार्क एंड बर्गेल का भी नाम आया था इसी में। तो ये दोनों मिल के बर्गेल 1921 में दिए थे, 1921 में दिए थे। फिर उसके बाद एक नाम आता है हर्बर्ट ब्लूमर का नाम आता है, हर्बर्ट ब्लूमर का नाम आता है, ठीक है, सन 1939 में। फिर एक राउफ टर्नर का नाम आता है, राउफ टर्नर का नाम आता है, टर्नर का नाम आता है। और लुई किलियन का नाम आता है, लुई किलियन का नाम आता है 1957 में। और नील, उसके बाद एक नाम आता है नील स्मेलर का नाम आता है 1962 में। तो इतने तो विद्वान थे जिन्होंने बाद में इन सभी चीज़ों पर बातचीत किया था। इतने तो ये विद्वान थे। सबसे पहले फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंस ने 1908 में दिया, रॉबर्ट ई पार्क ने नाम आया, पार्क बर्गेस का नाम आया 1921 में, और फिर हर्बर्ट ब्लूमर का नाम आया 1939 में। फिर उसके बाद राउफ टर्नर का नाम आया, है ना, 1957 में, ठीक है। और उसके बाद नील स्मेगलर का नाम आया 1961 में। ये बात आपको पता होना चाहिए सामूहिक व्यवहार के सिद्धांत में। आप लोग यहाँ पे कंटेगियन थ्योरी है, कंटेगियन थ्योरी को बेसिकली मैंने पहले बताया था गर्भ निरोधक के नाम से भी जाना जाता है। और 1800 ये बेसिकली 95 में सबसे पहले आया, और वो विद्वान थे, उनका नाम था गुस्ताव लेबॉन थे। और जो उसके बाद आया कंजर्वेंट नॉर्म थ्योरी आई, और ये अभिसरण का सिद्धांत था। क्या नाम था इसका?
अभिसरण का सिद्धांत था। आप लोगों ने पेपर में देखा था, यही लिखा हुआ था अभिसरण का सिद्धांत। और ये 1960 में आया था, 1960 में आया था, केर के द्वारा आया था। आप लोगों ने नाम भी लगाया था केर, ठीक है। और फिर उसके बाद आया इमर्जेंट नॉर्म थ्योरी आई, और ये उभरता हुआ आदर्श इसको बोलते हैं। ये 1964 में आया था। इसी ये राल्फ टर्नर और लेविस किलियन का नाम आता है यहाँ पे। राल्फ टर्नर और लेविस किलियन का नाम आता है। इन्होंने कहा था कि भीड़ सामूहिक हितों के रूप में मिश्रित हितों के उद्देश्य जो होते हैं उनके साथ शुरू होता है ये, ठीक है। तो बेसिकली इन प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया था कि जब एक व्यक्ति एक दुकान की कांच की खिड़की को तोड़ने का फैसला करता है तो जो अन्य लोग इसमें शामिल होते हैं और माल लूटना शुरू कर देते हैं, तो वह प्रक्रिया इमर्जेंट नॉर्म थ्योरी के अंतर्गत आ जाती है। और फिर एक आता है मूल्य वर्धित थ्योरी था, वैल्यू एडेड थ्योरी। ये 1962 में आया था, 1962 में आया था। नील स्मेलर का नाम आता है, नील स्मेलर का नाम आता है, नोट कर लीजिएगा। सामूहिक व्यवहार वास्तव में सामाजिक व्यवस्था समूह समुदाय के भीतर जो है निर्मित तनाव का माध्यम बनता है। तो वैल्यू एडेड थ्योरी होती है ये। और एक लास्ट आता है आपका इसमें कम्प्लेक्स, जो है कम्प्लेक्स एडेप्टिव थ्योरी सिस्टम है ये, एडेप्टिव थ्योरी सिस्टम है ये। ये नाम आता है डेनमार्क का है, जॉब, इनका नाम आता है जॉब गिनेकेन, गिनेकेन, ठीक है। इनके द्वारा आया है ये सिद्धांत। और ये सिद्धांत बेसिकली सामूहिक व्यवहार के उस समूह के व्यवहारों से मिलता जुलता है जिसमें एक साथ काम करने वाले लोग होते हैं और अधिक स्फूर्ति के साथ होते हैं यहाँ पे। उसके परिणाम स्वरूप जो है अधिक अस्थिर और कम पूर्वानुमानित होते हैं, ये कम पूर्वानुमानित होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी बस, ठीक है। तो ये रही थ्योरीज वगैरह जो इम्पोर्टेंट थी, मैंने यहाँ पे ये भी कवर कर दिया है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, बताइए। हेलो, आवाज़ जा रही भी? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, अभी मैं ये सारी पीडीएफ आप लोगों को सेंड करूँगा ग्रुप में, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इस पीडीएफ के बारे में ना, थोड़ा सा, है कि नहीं। और फिर हम बात करते हैं, देखो महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है यहाँ पे, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो 7 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन 44वां अगर हम बात करें आप लोगों से, आपने नाम तो सुना ही होगा, आप सबको मालूम भी है इसके बारे में। बेसिकली जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा, 44वें नंबर का संशोधन है ना, है कि नहीं। तो उसमें अगर हम देखें तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, है ना, और इसे 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। ये बात तो आपको पता होगा, ठीक है। अब कितने हैं, 6 है मौलिक अधिकार, है ना, कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने संविधान से लिया गया है, अब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और इसका वर्णन भाग 3 में मिलता है। 12 से 35 अनुच्छेद आते हैं इसमें संशोधन भी हो सकता है ना। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को जो है स्थगित किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें और आगे देखते हैं, यहाँ देख लीजिए, ये आपके सामने है समता का अधिकार, ये तो मालूम है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, फिर धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, संवैधानिक अधिकार, ये तो आप लोगों को अच्छे से मालूम है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा वगैरह के बारे में बात की गई है, ठीक है, 12 में, ठीक है। 13 में क्या है, मूल अधिकारों के असंगत और उनका अल्पीकरण की वाली विधियों से लेकर, ये पेपर में नहीं आता है बेसिकली। फिर 14 आपसे पूछा जाता है विधि के समझ समता, 15 पूछा जाता है धर्म नस्ल जाति को लेकर पूछा जाता है, 16 भी पूछा जाता है लोक नियोजन के विषय में अवसर देने की बात करता है, 17 तो आपको पता ही है अस्पृश्यता का बताता है ना, 18 क्या बताता है आपको, 80 क्या बताता है, 18 बताइए, उपाधि क्या बताता है, हाँ उपाधियों का अंत, है ना, ये बात याद रखना। फिर उसके बाद 19 आता है आपके सामने, 19 तो आपको पता ही होगा, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता दी गई। देखिए 19 का ए में बोलने का, बी में शांतिपूर्वक बिना हथियारों से एकत्रित होने की सभा, फिर सी संघ बनाने की, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, फिर 19 का ई जो है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की, एफ संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, याद रखेंगे, जी जो है कोई भी व्यापार आजीविका चलाने के संबंध में है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अच्छा 19 का ए में कभी कभी स्वतंत्र जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये आता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग 19 के 1 में भी, ठीक है ना। 20 है अपराधों के दोष सिद्धि के लिए बताया गया है यहाँ पे 20 में। फिर उसके बाद आप देख लीजिए आगे 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। 21 एक यानी का 6 से 14 वर्ष की जो बच्चे हैं उनके लिए बातचीत की गई है। आप सबको ये पता है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ आपको बस,
आप सब जानते हैं ना, ये सब पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ फटाफट। समझ आ रहा है कि हाँ नहीं? जी सर। हाँ, वो चीज़ें करवा रहा हूँ आपको ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में आए। ये सब हो चुकी है क्लासेस, है ना। 22 की बात करें, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के बारे में बात किया गया, उसके संरक्षण के बारे में, है ना। आगे बात कर लेते हैं। शोषण के विरुद्ध में 23, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। शोषण के विरुद्ध का अधिकार एक, और एक 24 आता है 24, ये देखिए 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए नियोजन का प्रतिशोध। तो ध्यान रखिए 24 में क्या कहा गया है, कारखाना में काम नहीं करना भैया, 24 घंटे काम नहीं करना। 23 क्या कह रहा है, बलात् और दुर्व्यवहार के संबंध में दिया गया है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा किसी भी प्रकार के जबरदस्ती हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। 23 में काम बताया गया है भाई कि उसके साथ भेदभाव वगैरह ना हो, है ना। 25 26 आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो ये रहेगा आपका आर्टिकल। रिट है, ये तो आपको पता है, मैंने बताया भी है आप लोगों को, एक बार प्रश्न एक आया हुआ था, है ना, रिट के संबंध में, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग। काफ़ी क्लासेस हो गई, है ना। 35 अनुच्छेद वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया है, सारा पढ़ लीजिएगा आप लोग, संपत्ति का, है ना। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, एक मैं लेके आ रहा हूँ, रुक जाइए। ये इम्पोर्टेंट, ये देखिए, पंचायती राज निर्माण के दौरान जो है सुधार के लिए, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, डॉक्टर PV के राव समिति 1885 और डॉक्टर LM सिद्धवी समिति 1886, ठीक है। समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952। 1959 में कहाँ पर हुआ था बताएं? राजस्थान, राजस्थान, ठीक। हाँ, राजस्थान के नागौर जिला में, हाँ ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, आप सभी लोग रखे रहिए। बची हुई भी चीज़ें मैंने और भी PDF ले रखा है, ठीक है। उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों से जो है बात करूंगा। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ, राजस्थान नागौर जिला, ग्राम बगदरी 1959, और 1959 में 2 राज्यों में पंचायती राज का आरंभ हुआ था। एक राजस्थान का 2 अक्टूबर, आंध्र प्रदेश का 11 अक्टूबर 1959, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत समिति किस नाम से जानी जाती है, जनपद पंचायत के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपके यहाँ पे मिल जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए।